बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने जो आपके लिए केस चूज़ किया है वो केस नंबर 11 है और इसको भी जो है मैंने FCPS पार्ट 2 के जो थ्योरी पेपर थे उसमें से मैंने हल किया था। तो देख लेते हैं कि अच्छा इसमें जो केस है वो है कि 55-year-old female non-diabetic and on oral hypoglycemics had myocardial infarction 2 years ago and has been on nitrates, beta blockers and aspirin. For last few weeks, she had a history of dizziness and syncopal attacks. Her son, a medical student, had noticed missed beats during the episode and thought that her attack improved by giving glucose orally. Questions उन्होंने पूछे हैं. Number 1, what is the most likely diagnosis? Number 2, what 3 investigations would be diagnostically useful? And number 3, name 4 steps in the management. देखें इसमें जो गौर करने की चीज़ है वो ये है 55-year-old फीमेल है, डायबिटिक भी है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रही है, MI की हिस्ट्री है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की उसको हिस्ट्री है, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन खा रही है वो, ठीक है, और सिंकोपल और अटैक्स हो रहे हैं और डिजीनेस हो रही है, मिस बीट भी उसके बेटे को मिली है. तो क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसको हो चुका है और वैसे ये बीटा ब्लॉकर भी ले रही है, ठीक है, तो इसकी डायग्नोसिस बनती है. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज सिक साइनस सिंड्रोम या ऐसे नोडल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं ना, सिक साइनस सिंड्रोम, क्योंकि MI की भी हिस्ट्री है और ये बीटा ब्लॉकर भी ले रही है. As occurring in an elderly lady with history of MI, which can be an intrinsic cause of SA nodal dysfunction, क्योंकि it can be replaced, SA node can be replaced by fibrous tissue. In this case, she is also taking beta blockers, which can be an extrinsic cause of SA nodal dysfunction. Resulting bradyarrhythmia can cause syncope and dizziness from which this patient is suffering from. ठीक है, तो ये दो इसमें कॉजेज हो सकती हैं. एक तो एक्सट्रिंसिक कॉज हो सकती है कि बीटा ब्लॉकर ले रही है उसकी वजह से, एक इंट्रिंसिक कॉज भी हो सकती है. इंट्रिंसिक कॉज जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन को हो चुका था तो हो सकता है इसका एसिड नोड जो है रिप्लेस हो गया हो फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है. तो जैसे बीटा ब्लॉकर अगर एक्सट्रिंसिक कॉज है तो हम बीटा ब्लॉकर बंद करके देखते हैं, अगर उससे सही हो जाती है तो फिर जो है ना उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है बनिस्बत ये कि इंट्रिंसिक कॉज अगर होगा. आगे देख लेते हैं हम. अब आपको इटियोलॉजी आनी चाहिए ऐसे नोडल डिजीज़ की, ठीक है. तो ऐसे नोडल डिसफंक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, ठीक है. तो एक्सट्रिंसिक में जो हैं कॉजेज वो हैं ड्रग्स कौन सी हो गई, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम suppresses automaticity and compromises conduction. Number 2, hypothyroidism. Number 3, hypothyroidism. Number 4, sleep apnea. Number 5, hypothermia. Number 6, hypoxia. Number 7, increased intracranial pressure Cushing's response जिसे हम कहते हैं, ठीक है. तो ये तो एक्सट्रिंसिक कॉजेज हो गई. तो एक एक्सट्रिंसिक कॉज इसकी ड्रग्स हमें इसमें मिल रही है, बीटा ब्लॉकर. अब इंट्रिंसिक देख लेते हैं. अच्छा, एक्सट्रिंसिक कॉज एक और भी होती है, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग बाय एक्टिवेशन ऑफ द वेगस नर्व. वेगस नर्व अगर एक्टिवेट हो गई तो जाहिर है कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सिंकोपल अटैक हो सकता है. अब इंट्रिंसिक जो कॉज है या इटियोलॉजी, उसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं प्रेसिपिटेटिंग. नंबर 1, डीजेनरेटिव रिप्लेसमेंट ऑफ एसिड नोड बाय फाइब्रस टिश्यू, एक्यूट और क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो इस पेशेंट में है. Number 3, pericarditis. Number 4, myocarditis. Number 5, rheumatic heart disease. Number 6, carditis associated with SLE. Number 7, rheumatoid arthritis. Number 8, mixed connective tissue disease, ठीक है. Number 9, senile amyloidosis. Number 10, iatrogenic, result of surgical correction of congenital heart disease, particularly palliative repair of corrected transposition of the great arteries by Mustard procedure. तो इसमें भी हो सकता है. नंबर 11, ऑटोसोमल डोमिनेंट साइनस नोड डिसफंक्शन, म्यूटेशन ऑफ द कार्डियक सोडियम चैनल. तो ये तो बहुत रेयर होगा, ठीक है. अब ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है
clinical features of essay nodal disease. ठीक है, it may be completely asymptomatic and manifest as an ECG abnormality such as sinus bradycardia, sinus arrest and exit block, or alternating supraventricular tachycardia, usually atrial fibrillation and bradycardia. Bradyarrhythmias lead to hypotension, syncope, presyncope, fatigue and weakness जो इस patient को हो रहा है. Tachyarrhythmia leads to tachycardia, palpitations, angina pectoris and heart failure. ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं. अब इन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराएंगे सेकंड क्वेश्चन में. तो सबसे पहले आप ईसीजी करेंगे, तो उसमें ही आपको ब्रेडिकार्डिया मिल जाएगा. नंबर 2, एम्बुलेटरी ईसीजी मॉनिटरिंग बाय ऑल्सो मॉनिटर. ठीक है, वो करना ज़रूरी है. नंबर 3, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक टेस्टिंग टू रूल आउट मोर मैलिग्नेंट एटियोलॉजीज ऑफ सिंकोपी सच एज वेंट्रिकुलर टैक्यरिथमिया एंड एवी कंडक्शन ब्लॉक. तो इसमें तो ऐसे नोडल ब्लॉक हो रहा है ना, तो एवी कंडक्शन भी हो सकता है, टैक्यरिथमिया, वेंट्रिकुलर भी हो सकते हैं. तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए फिर आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक टेस्टिंग कर लेंगे. अब मैनेजमेंट कैसे होगी देखें. ऐसे नोड डिसफंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट्स. द एम ऑफ थेरेपी इज एलिवेशन ऑफ द सिम्टम्स. जाहिर है कि सिंकोपल अटैक्स हो रहे हैं, तो उससे कितना खतरा है, पेशेंट गिर जाए खड़े खड़े बैठे बैठे, इट्स वेरी डेंजरस. एक्सक्लूजन ऑफ एक्सट्रिंसिक कॉज. तो पहले आप एक्सट्रिंसिक कॉज एक्सक्लूड कर दें. कॉज ऑफ ऐसे नोड डिसफंक्शन एंड correlation of the cardiac rhythm with symptom is an essential part of the patient management. तो इसमें जो है बीटा ब्लॉकर इसके बंद करने होंगे. The main therapeutic intervention is essay node dysfunction is permanent pacing, यानी कि आपको पेसिंग करनी होगी आर्टिफिशियल पेस मेकर. ठीक है, क्योंकि इसको इंट्रिंसिक कॉज होगी, मतलब दोनों ही कॉजेज इसमें हैं. एक्सट्रिंसिक भी है कि बीटा ब्लॉकर ले रही है, इंट्रिंसिक यूँ है कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, एमआई हो चुका है, तो जाहिर है उसका जो ऐसे नोड है वो रिप्लेस हो गया होगा फाइब्रस टिश्यू से, तो 6 साइन सिंड्रोम होगा इसको. अब मैनेज कैसे करेंगे. नंबर 1, बीटा ब्लॉकर्स शुड बी विथड्रॉन. Other precipitating drugs are calcium channel blockers and anti-arrhythmic drugs class 1 and 2 may promote essay node exit block. ठीक है. Number 2, dual chamber pacing if heart rate is less than 50 and more than 30 beats per minute on Holter monitor. अब इसकी देखें आप, इंडिकेशन याद रखें कि अगर हार्ट रेट मोर देन 30 है और लेस देन 50 है तो फिर आप डुअल चैम्बर पेसिंग करेंगे. Number 3, oral theophylline may be effective when bradycardia is manifested but with degree of tachyarrhythmia. तो उसका danger of tachyarrhythmia होता है, तो कहते हैं कि oral theophylline दे सकते हैं थोड़ी देर को, लेकिन it has got danger of tachyarrhythmia. Number 4, treatment of associated tachyarrhythmia is difficult without first instituting pacing since digoxin may exacerbate the bradycardia. तो बेहतर यही होगा कि आप किसी ड्रग को शुरू करने से पहले पेसिंग ही कर लें, वरना तो बहुत डेंजरस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. ठीक है, डाइजॉक्सिन वगैरह सबसे. तो ये हमारा केस ख़त्म हो गया. समझ आया आपको. अच्छा देखें, एक मैंने सोचा था मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँगी, वो ये कि जैसे हम लोग जब रेजिडेंसी कर रहे होते हैं ना, तो इतना जितना ध्यान देना चाहिए ना मेरे ख्याल में हम नहीं दे रहे होते हैं. मेरे साथ तो ये था, बाद में मुझे अफसोस होता है. तो आप वो टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें. और हमारे जो ये पेशेंट्स हैं ना, ये पूरी हमारी ओपन बुक्स हैं, तो इनको प्लीज़ बहुत अच्छे से हिस्ट्री लें. मतलब कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट भी आप समझ रहे हैं ना कि उसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि कॉमन ही कोई डिज़ीज़ आ जाती है. CLD आ गई, हम लोग जब इमरजेंसी ड्यूटी होती है, मेरी होती थी जब, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, तो ICU में जैसे पेशेंट जो भी एडमिट होते थे, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का पेशेंट आ गया फ़र्ज़ करें, और CLD इतनी कॉमन है, हर दूसरा तीसरा पेशेंट ICU में हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का ही होता था, तो उसमें इतना ध्यान नहीं देते थे. हम लोग कहते थे कि अच्छा ये तो है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, उसको जो है वो ज़ाहिर ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, और मतलब अगर आप सही से ट्रीट कर लें तो कोमाटोज पेशेंट आराम से उठ के बैठ जाता है. तो उसके ऊपर ना ध्यान नहीं देते. CLD पे, CLD बहुत आसान है ये समझते हैं. तो इन्हीं चीज़ों में ना फिर स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं. यानी कि कॉमन CLD और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और स्ट्रोक
स्ट्रोक को तो बिल्कुल ही कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। मतलब ये कि अब जैसे आईसीयू में पेशेंट है, अगर कोई एक गुलेनबार सिंड्रोम का आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसी पे सब लग जाएंगे, उसी की तैयारी करने लगेंगे, सुबह प्रोफेसर आएगा, अरे भाई वो सही से आना चाहिए आपको। और होता भी यही है, वही पूछेंगे ज़्यादा। लेकिन जो सीएलडी का पेशेंट है उसको सब स्किप कर लेंगे, ओ ये तो सीएलडी है। और फिर स्ट्रोक का पेशेंट, वो भी स्ट्रोक इतना फ्रिक्वेंट आ रहा होता है, तो स्ट्रोक को भी स्किप कर लेंगे, भाई ये तो स्ट्रोक है, ये तो कुछ है ही नहीं। मतलब यही इन्हीं चीज़ों में ना फिर इंसान फेल हो जाता है। तो प्लीज़ हर पेशेंट के ऊपर इक्वल तवज्जो देने की ज़रूरत है। मतलब उसको बैठ के अच्छी तरीके से पढ़े। मैं तो कहती हूँ जो कॉमन डिजीजेज है ना, उनकी आप प्रेजेंटेशन देखा करें, कितनी एटिपिकल वे में भी प्रेजेंट हो रहे होते हैं ना, फिर आखिर में इतना कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, आखिर में पता चला उसको ट्यूबरक्लोसिस ही है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि अपना एक्सपीरियंस उस वक्त बढ़ेगा जब आप हिस्ट्री सही से लेंगे। तो प्रेजेंटेशन कैसे हुई है किसी भी डिजीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से हिस्ट्री लें, उसी वक्त किताब खोल के पढ़ें, बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करें। और जो भी चीज़ आपको कंसंट्रेशन से पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं दें। और जो है ना, मैं तो भाई ये करती थी कि मैं लिख लेती थी। आप देखें मैंने ये लिख के रखे, 12 साल हो गए मुझे ये जब से लिख के रखे हुए मैंने। और मुझे होता था कि यार इतनी मैंने मेहनत करी है, मैं उसको बिल्कुल नहीं मैंने फेंकना। और कोई मेरा जानने वाला था भी नहीं कि मैं उसको दे दूँ कि उसका फ़ायदा हो जाए। तो अब मैंने सोचा कि अब ये क्यों ना कर लूँ कि सभी का फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग ना उसके ऊपर ध्यान दें, बहुत अच्छे से पढ़ें, इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।